अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 3 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूला है। तो आज इस चैप्टर से रिलेटेड ये मेरी पहली वीडियो है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आने वाले दिनों में मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस अपलोड करूं वो तमाम के तमाम आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल सके। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिफरेंट अलजेब्रिक फ्रैक्शंस दी गई हैं। आपने इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है चीजों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना, चीजों को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, यूं भी आप कह सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन गिवन है। इसको हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पर आप देखें न्यूमरेटर में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, डिनोमिनेटर में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई आ रही होती है तो हम इनको जनरली अलजेब्रिक फ्रैक्शंस बोल देते हैं। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, तो आपने याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास जो भी एक्सप्रेशंस लिखी हुई आए उसमें जो ये नंबर्स मेंशन होंगे इनको आप ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस शर्त के साथ कि जो नंबर ऊपर मेंशन है वो बाकी तमाम चीजों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो। जिस तरह आप देखें यहाँ पर 4 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x रेज़ टू पावर 4 के साथ, और नीचे लिखा हुआ नंबर जो कि 12 है वो बाकी तमाम चीजों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x रेज़ टू पावर 5। अगर इस तरह का सिनेरियो होगा तो आप ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर सकते हैं नंबर्स में, जो भी आपके पास नंबर्स या कांस्टेंट्स दिए होंगे। ठीक है, अब देखिए 4 और 12 को आप कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, और आप जानते हैं इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करने वाला एक नंबर मौजूद है 4, क्योंकि 4 1 टाइम्स भी 4 होता है, 4 3 टाइम्स भी 12 होता है। तो आप कैसे करेंगे, हम पहले इसी क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार दोबारा लिख लें ताकि चीजें आसान हो जाएं। ये लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर 5। तो आपको पता है 4 1 टाइम्स 4 होता है, जितने टाइम्स होता है यहाँ पे लिखेंगे। 4 3 टाइम्स 12 होता है तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पर ऊपर 1 आ गया, नीचे 3 आ गया, इनमें तो मजीद कुछ कैंसिलेशन नहीं हो सकती। अब इन वेरिएबल्स का क्या करना है, तो जब भी ऊपर नीचे आपको ऐसे टर्म्स नजर आए जिनकी बेस सेम हो, यानी कोई भी हो, चाहे लेटर्स हो चाहे वो वेरिएबल्स हो, लेकिन उनकी बेस सेम हो। अब बेस से क्या मुराद है, जैसे आप देखें यहाँ पे x रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसमें जो ये चीज पार के नीचे लिखी होती है ना, इसको हम बोलते हैं बेस। ये इसकी है बेस। और ये जो पार होती है इसको हम पार भी बोल रहे होते हैं और कभी कभार इसको हम इंडेक्स भी बोल रहे होते हैं। ये दोनों वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं। तो जब भी ऊपर नीचे आपको ऐसे टर्म्स लिखी हुई नजर आए जिनकी बेस सेम हो, चाहे पार्ट्स कुछ भी हो लेकिन बेस जरूर सेम होनी चाहिए, तो उनको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं उनकी पार्ट्स के लिहाज से। जैसे आप देखिए यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 है, इसका मीनिंग क्या बनता है, इसका मतलब है x 4 टाइम्स लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में, यानी x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x। देखिए मैंने 4 टाइम्स लिख दिया। और नीचे लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर 5, तो x रेज़ टू पावर 5 का क्या मतलब है, x 5 टाइम्स लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में, 1 2 3 4 और 5। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 टाइम्स लिख लिया। तो अगर आप इनको डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से तो इसका मतलब जाहिर है कि ये वाला x ये वाला x से कट जाएगा, ये वाला ये वाले से, ये वाला ये वाले से, ये वाला ये वाले से, यानी ऊपर के ये 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे नीचे वाले 4 में से। तो नीचे जस्ट एक x बचेगा, एक x का मतलब है x रेज़ टू पावर 1 बचेगी। तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखा करेंगे, हम कहेंगे कि ये पूरा x रेज़ टू पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 4 कैंसिल आउट हो जाने का मतलब है पूरा x रेज़ टू पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। किससे, इस 5 में से 4x से, यानी 4x तो कट जाएंगे, जाहिर बात है एक बचेगा, उसको हम यहाँ पर इस तरह लिख लेंगे। इस 1 का मतलब है एक x बच गया, यानी x रेज़ टू पावर 1 बच गया। तो फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर होगा ऊपर बचेगा 1, ये तो सारा कुछ कट चुका है, x रेज़ टू पावर 4 कंप्लीटली कैंसिल आउट हो चुका है, इसको लिखेंगे नहीं, नीचे बचेगा 3 और साथ x रेज़ टू पावर 1 बचा, क्योंकि 5x थे 4 कट गए तो एक बचे, तो यहाँ पे बच गया x रेज़ टू पावर 1। आप यहाँ पे पावर 1 लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो ये हमने देखें पहले पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, इससे आगे इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, अगर होती तो लाजमी करते। तो इस तरीके से आपने इन अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सॉर्ट आउट करना है। तो उम्मीद है ये ए पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू पावर 4, और ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड की जा रही है किससे, 24 मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय b रेज़ टू पावर 2। तो यहां पर देखें ऊपर तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे भी तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ऐसे सिनेरियो में ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। अब कैसे कैंसिल आउट करेंगे, पहले हम इस पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से लिख लेते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। तो देखिए मैं ऊपर से एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पर नीचे उतार रहा हूँ ताकि यहाँ पर हम इसके ऊपर वर्किंग आसानी से कर पाए। तो
आपको मैंने बताया हुआ कि जो ये आपको नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं, पहले इनको आपने कैंसिल आउट करना होता है। आपने देखना होता है कि क्या कोई ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे लिखे हुए दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अगर होगा उसी के ऊपर आपने इसको कंप्लीटली डिवाइड जो है कर देना, कैंसिल आउट कर देना। अब देखिए 16 और 24 ऐसे नंबर हैं, ये 2 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। इसके अलावा 16 और 24 आपके पास ऐसे नंबर हैं, ये 4 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। इसके अलावा आप देखें 16 और 24 8 से भी एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं। तो अक्सर औकात ऐसा हुआ करेगा कि ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर्स एक से ज्यादा नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे होंगे। तो आपने क्या करना है, आपने उनमें से किसी भी नंबर को चूज कर लेना है। बेहतर यह कि सबसे बड़ा नंबर ऐसा ढूंढ लें जो कि इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, इससे आपके स्टेप्स बच जाएंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। तो मैं इन दोनों को 8 पर जो है कैंसिल आउट कर रहा हूं क्योंकि दोनों 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। 8 2 टाइम्स कितना होता है 16 और 8 3 टाइम्स कितना होता है वो होता है 24। अब देखिए ऊपर बचा हुआ 2 और नीचे बचा हुआ 3 फर्दर कैंसिल आउट नहीं होते। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता हो। अब रह गई बाकी चीजों की बात। तो देखिए बाकी टर्म्स में मैंने आपको बताया था अगर ऊपर भी ऐसी टर्म लिखी हो नीचे भी ऐसी टर्म लिखी हो जो कि बेस के लिहाज से एक जैसी हो तो उनमें कैंसिलेशन हो सकती है। अब अगर आप यहां पर ए को देखें तो ए के ऊपर पार 3 है और नीचे ए के ऊपर पार 5 है। इन दोनों की बेस सेम है, दोनों की बेस एक जैसी है, इसका मतलब कैंसिल आउट ये हो सकते हैं। अब कैसे कैंसिल आउट हो सकते हैं, ए की पार 3 का मतलब है 3 दफा ए लिखा हुआ ऊपर, जिसको बेसिकली इंडेक्स फॉर्म में, ये इसकी इंडेक्स फॉर्म होती है, इसको हम इंडेक्स फॉर्म बोलते हैं। जब भी कोई चीज के ऊपर इस तरह पार आ रही होती है या इसको इंडेक्स भी कहते हैं तो इंडेक्स फॉर्म है। तो अगर हम इसको इंडेक्स फॉर्म से हटा के इस प्रोडक्ट फॉर्म में लिखें तो इसका मतलब ये बनता है 3 दफा ए लिखा हुआ है। और ए रेज़ टू पावर 5 का मतलब ये बनता है कि 5 टाइम्स ए लिखा हुआ है इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म में। तो इसका क्या मतलब है, ऊपर लिखे हुए 3a नीचे लिखे हुए 3a से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी ये इससे हो गया, फॉर एग्जांपल ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। तो देखिए ऊपर तो कोई भी a नहीं बचेगा ना, तो नीचे कितने बचेंगे 2a। a मल्टीप्लाई बाय a का मतलब है ये 2a बच गए हैं, जिसको हम लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय a कितना होता है a स्क्वायर। जब भी दो एक जैसी टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं उनके ऊपर पार आ जाती है 2, तो a मल्टीप्लाई बाय a कितना हो जाएगा a स्क्वायर, यानी पार 2 आ जाएगी, ऊपर कुछ नहीं बचेगा यानी 1। तो यहां पर हम इसको किस तरह करेंगे, हम कहेंगे ये पूरा a रेज़ टू पावर 3 कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले a रेज़ टू पावर 5 में से 3 जो है ना एस के साथ। तो मैं इसलिए इस 5 के ऊपर इस तरह डैश लगाऊंगा, इसका मतलब इस 5 में से 3 कट गए और कितने बचे 2, तो यहां पे लिख दूंगा 2। ये यहां पर आपको मैंने करके भी दिखा दिया। अब सेम प्रोसीजर बी के लिए करना है। ऊपर है b रेज़ टू पावर 4, नीचे है b रेज़ टू पावर 2। इसका मतलब है ऊपर 4 दफा b लिखा हुआ है, यानी अगर इस चीज को मैं यहां पर ऐसे आपको समझाऊं, ये b रेज़ टू पावर 4 इंटू b रेज़ टू पावर 2 का मतलब है ऊपर 4 दफा b है, 1 2 3 4 और नीचे 2 दफा b है। b स्क्वायर का मतलब है b टाइम्स b। तो ऊपर वाला एक b इससे कैंसिल, नीचे वाला ऊपर वाला एक b इससे कैंसिल, तो इधर देखें 2 दफा b बचा, यानी b टाइम्स b बचा। b टाइम्स b होता है b स्क्वायर। तो आप यूं भी कह सकते हैं कि ये पूरे जो b रेज़ टू पावर 4 है, इस 4 में से 2 तो पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो गए, ये पूरे नीचे वाले 2 कैंसिल आउट हो गए, यानी ऊपर सिर्फ कितने बचे 2। यानी यूं भी कह सकते हैं 4 में से 2 चले गए तो ऊपर कितने बच गए 2 बच गए, क्योंकि नीचे तो 2 ही थे वो कट चुके हैं, ऊपर सिर्फ 2 बचे हैं, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा यानी 1 बचा। तो अब हम इनको फाइनल फॉर्म में लिख लें तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 2। a रेज़ टू पावर 3 तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया था, इस पूरे पे डैश लगी हुई है तो इसको तो छोड़ दें। ये b रेज़ टू पावर 4 में से दो b बचे थे, यानी b स्क्वायर बचा था, तो यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर। नीचे आपके पास क्या बचा था, नीचे बचा था 3, और इधर आप देखें 5 में से आपके पास जो है ना 3 कट गए थे, 2 बच गए थे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है a स्क्वायर, यानी 2 दफा a था, यहाँ पर a स्क्वायर यहाँ पर रह गया था, और b स्क्वायर तो पूरे पे डैश लगी हुई यानी पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इसके पार्ट नंबर बी का आंसर। अब इसी पैटर्न पे पार्ट नंबर सी करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी में ऊपर लिखा हुआ है 23 मल्टीप्लाई बाय क्यू रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय आर, और ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड की जा रही है 69 मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय आर रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय एस से। तो ऊपर भी तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। तो पहले हम इसी आप कह ले कंप्लीट क्वेश्चन को यहाँ पर एक बार दोबारा उतार लेते हैं ताकि यहाँ पर कटिंग करते वक्त हमारे लिए आसानी हो। तो देखिए मैंने ऊपर से क्वेश्चन एज इट इज नीचे एक बार दोबारा उतार लिया। अब सबसे पहले हम इन नंबर्स को देखेंगे जो 23 और 69 आ रहे हैं कि क्या ये दोनों नंबर्स किसी एक नंबर पर कैंसिल आउट होते हैं, किसी एक नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो अगर आप देखिए ये दोनों के दोनों 23 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। 23 1 टाइम्स 23 होता है और 23 को 3 टाइम्स करें तो वो 69 होता है, तो इसमें फर्दर तो कैंसिलेशन और हो नहीं सकती। अब देखिए ऊपर q रेज़ टू पावर 3 लिखा हुआ है, नीचे खाली q लिखा हुआ है, इसका मतलब है q रेज़ टू पावर 1 लिखा हुआ है। जिस टर्म के ऊपर कोई चीज नहीं होती, कोई पार्ट नहीं होती, हम पावर 1 ही कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ये दोनों टर्म्स बेस के लिहाज से सेम है, तो इनमें कैंसिलेशन हो सकती है। अब कैसे कैंसिल होगी मैंने आपको चीजें बता
बता दिए क्यू रेस टू पावर 3 का मतलब है 3 दफा क्यू, यानी क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू, और नीचे क्यू रेस टू पावर 1 का मतलब है एक दफा क्यू। तो अगर आप देखें ये एक क्यू इस एक क्यू से कट जाएगा तो ऊपर दो क्यू ही बचेंगे, जिसका मतलब होगा क्यू मल्टीप्लाई बाय क्यू कितना होता है, क्यू रेस टू पावर 2। जब भी दो जैसी चीजें मल्टीप्लाई होती है उनके ऊपर पावर 2 आ जाती है, यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यूं ही कहेंगे कि ऊपर 3 क्यू थे इसको समझने के लिए और नीचे एक ही क्यू था, तो ये एक पूरा का पूरा ऊपर वाले 3 में से कट गया तो ऊपर 3 में से कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब यही सेम पैटर्न आपने आर के लिए भी यूज करना है। ऊपर एक आर है और नीचे ज्यादा है, नीचे आर रेस टू पावर 3 है, नीचे एक तरह के 3 आर होंगे प्रोडक्ट फॉर्म में, जिस तरह यहां पर आपको क्यू के बारे में बताया। तो ये पूरा का पूरा एक आर कट जाएगा इन 3 में से, तो 3 में से कितने बचेंगे, जस्ट 2। तो आप यहां पे लिख देंगे सिर्फ 2 आर बचेंगे, क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाला एक कट चुका होगा। तो नीचे 3 में कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। अब देखिए इधर एस लिखा हुआ है, ऊपर कोई एस है ही नहीं जिससे कैंसिल आउट हो, तो उसका मतलब ये एस अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आपके पास ऊपर बच गया 1, क्यू 3 थे, जाहिर बात है पावर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, उसमें से एक कट चुका है, सिर्फ 2 बचे हुए हैं, तो क्यू स्क्वायर। आर पूरा आर रेस टू पावर 1 पूरा ही कट चुका है, इसको आप छोड़ दें। नीचे आपके पास बचा हुआ है 3, यहाँ पर क्यू रेस टू पावर 1 कंप्लीट कैंसिल आउट हो चुका है, इसको छोड़ दें। आर रेस टू पावर 3 था, 3 में से एक कट चुका है ऊपर वाला आर, तो नीचे 2 बचे हुए हैं, तो आर रेस टू पावर 2 लिखें। और एस तो किसी से कैंसिल आउट ही नहीं हुआ, तो एस वैसे का वैसे लिखें। तो ये आपने सी पार्ट को फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, इससे आगे हम इसको सॉल्व सिंप्लीफाई आप कह लें नहीं कर सकते। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू पावर 3, जिसको आप पी क्यूब भी पढ़ सकते हैं। और ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड हो रही है 18 मल्टीप्लाई बाय एम क्यूब मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय पी रेस टू पावर 6। ऊपर भी तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी तमाम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। तो हम सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर चीजों को डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आपको पहले 3 पार्ट में सारी चीज समझ आ चुकी हैं। तो अब आप देखें 3 और 18 को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 18 जो है दोनों के दोनों 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 3 1 टाइम्स 3 होता है और 3 6 टाइम्स 18 होता है। तो ये तो आपने नंबर्स में तो कैंसिलेशन कर ली। अब देखिए यहां पर भी ऊपर m लिखा हुआ है, नीचे भी m लिखा हुआ है, दोनों टर्म्स ऐसी हैं जो बेस के लिहाज से सेम है, यानी ऊपर भी m है नीचे भी बेस m है, तो इसका मतलब इनकी पार्ट्स में कैंसिलेशन हो सकती हैं। ऊपर वाले m के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, जिसपे कोई पार्ट नहीं होगी आप उसमें 1 पार्ट कंसीडर करेंगे। इसका मतलब आप यूं समझेंगे कि ऊपर एक दफा m लिखा हुआ है, नीचे 3 दफा m लिखा हुआ है, तो ऊपर एक दफा वाला m इस 3 में से कट जाएगा, तो नीचे अगर 3 में से एक m चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 2। तो यहाँ पे जस्ट लिख देंगे 2। या आपको पिछले तमाम पार्ट्स में समझाता आ रहा हूं। इसी तरह n के साथ करेंगे, ऊपर n स्क्वायर है नीचे n है, बेस के लिहाज से दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो सकती हैं। ऊपर n के ऊपर पार्ट 2 है, नीचे वाले n के ऊपर कोई पार्ट नहीं है, आप 1 लिख सकते हैं, यानी नीचे एक दफा n लिखा हुआ है, ऊपर एक तरह का आप समझ लें दो दफा n लिखा हुआ है। तो ऊपर वाले 2 में से जब ये नीचे वाला पूरा का पूरा एक n कट जाएगा तो ऊपर 2 में सिर्फ कितने बचेंगे, एक बचेंगे, क्योंकि एक कट चुका होगा। इसी तरीके से p का है, p भी ऊपर भी है नीचे भी है, बेस के लिहाज से सेम है, नीचे p रेस टू पावर 6 है, ऊपर p रेस टू पावर 3 है, यानी ऊपर कम p है नीचे ज्यादा p है। नीचे 6 टाइम्स आप कह लें p लिखा हुआ एक तरह का प्रोडक्ट फॉर्म में सोच लें, ऊपर 3 लिखे हुए, तो ये ऊपर वाले तीनों के तीनों p इस 6 में से कट जाएंगे, तो आप कह लें 6 में से जब 3 चले जाएंगे कितने बचेंगे, सिर्फ 3 ही बचेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ बच जाएंगे 3। तो फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे ऊपर 1, ठीक है, इस तरह की लाइन लगाएंगे, नीचे आपके पास आएगा 6। ये m रेस टू पावर 1 तो पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, इसको नहीं लिखेंगे। n स्क्वायर में से आप देख सकते हैं ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी 2 में से एक जा चुके हैं, एक अभी भी है, तो यहाँ पर आप n लिख देंगे खाली। p रेस टू पावर 3 पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो चुका है नीचे वाले से, तो इसको छोड़ देंगे। नीचे आ जाएं तो नीचे m रेस टू पावर 3 में से एक कटा था, दो बच गए थे, तो m स्क्वायर यानी बचा हुआ वो लिख देंगे। n रेस टू पावर 1 ऊपर कंप्लीटली कैंसिल आउट हो चुका है ऊपर वाले n स्क्वायर से, तो इसको छोड़ दें। p रेस टू पावर 6 में से 3 बचे हुए हैं, इसकी पार्ट लिखी हुई है, तो इसलिए आप p रेस टू पावर 3 लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, इससे ज्यादा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा हो गया डी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई में ऊपर लिखा हुआ है 15 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब, और ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड हो रही है, नीचे लिखे हुए टर्म से 75 मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी रेस टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहाँ पर भी ऊपर तमाम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे तमाम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। तो पहले हम इन नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये 15 और 75 जो है दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि 15 से ही कंप्लीटली डिविजिबल है। इनको आप 5 से भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, उस तरह भी मैनेज हो जाएगा। और अगर आप सबसे बड़ा नंबर ऐसा ढूंढ लें जो ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हूं, उससे स्टेप्स बच जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 15 1
टाइम्स 15 होता है और 15 को 5 टाइम्स करें तो वो 75 आता है। तो देखें ये मैंने इनको कैंसिल आउट कर लिया। अब आगे आप ए को देखें, ऊपर एक ए लिखा हुआ है, एक ए का मतलब है ए के ऊपर कोई पार्ट नहीं, आप 1 यूज कर सकते हैं और नीचे ए स्क्वायर है, नीचे 2 दफा ए लिखा हुआ है। तो अब आप इन चीजों को समझ चुके हैं, यहाँ पे आपको बता भी चुका हूँ ए रेज़ टू पावर 1 का मतलब है एक ए और ए स्क्वायर का मतलब है दो दफा ए, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो ये ऊपर वाला एक ए नीचे वाले एक ए से कट जाएगा तो नीचे जस्ट एक ही बचेगा जिसको हम ए रेज़ टू पावर 1 ही बोलेंगे। तो आप यूं कहेंगे कि ये ए रेज़ टू पावर 1 कैंसिल आउट हो जाएगा इन दो ए में से एक के साथ। तो दो में से एक कट गया तो कितना बचा, एक, तो इसलिए यहाँ पे पावर 1 बच जाएगी। और ये मैंने कैंसिल आउट इसलिए किया क्योंकि ये ऊपर नीचे जो टर्म्स थी इनकी बेस सेम थी, इन दोनों की बेस ए थी, इसीलिए हम इनको कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब आगे आप देखें यहाँ पर नीचे बी रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है लेकिन ऊपर बी जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो सी पे चलते हैं, नीचे सी की पावर 1 है, ऊपर सी की पावर 3 है, तो इसका मतलब यूं समझ लें कि ऊपर एक तरह का 3 दफा सी लिखा हुआ है प्रोडक्ट फॉर्म में और नीचे सिर्फ एक दफा लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा एक सी इन 3 में से कट जाएगा, तो 3 में से एक चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, सिर्फ 2। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, नंबर्स में ऊपर बचा हुआ है 1, नीचे बचा हुआ है आपके पास 5। ये ए रेज़ टू पावर 1 तो पूरे पे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है, पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। तो इधर जो 2 है इस पार पे 1 लिखा हुआ है यानी एक ए बचा हुआ है यहाँ पे तो ए रेज़ टू पावर 1 आ जाएगा। इधर 3 सी में से ऊपर जो है आप देखें 2 बचे हुए हैं, 3 पे क्रॉस लगा हुआ है यानी 3 में से एक चला जा चुका है, 2 बच चुके हैं, तो यहाँ पे आप लिख देंगे सी स्क्वायर। बी नीचे वैसे का वैसे आएगा बी रेज़ टू पावर 4 और ये एक सी तो पूरा कैंसिल आउट हो गया था तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो जो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा उस पर पूरी इस तरह की लाइन लगा दीजिएगा और जिसमें पार में से कुछ कम हुए हैं तो उसमें पार में कट करके इस तरह ऊपर लिख दीजिएगा जो बचेंगे। इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को मैनेज करते आ रहे हैं। तो यहां पे ये ई पार्ट भी हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हमारे पास ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर एफ। इसमें आप देखें न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय जी और ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड हो रही है 64 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय जी क्यूब। ठीक है, ऊपर भी तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे भी तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ऊपर नीचे कैंसिलेशन हो सकती है। अगर ऊपर वाले टर्म में बीच में कोई प्लस का साइन आ रहा होता तो फिर आपने ध्यान रखना है, फिर ऊपर नीचे कैंसिलेशन नहीं हो सकती। जब भी आप ऊपर नीचे टर्म्स को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं तो याद रखें जिस टर्म को कैंसिल आउट कर रहे हैं और जिसको कर रहे हैं जिससे कर रहे हैं वो दोनों टर्म्स ऊपर और नीचे आपस में बाकी चीजों के साथ मल्टीप्लाई लाजमी हो रही होनी चाहिए। इन चीजों का अपना ख्याल रखना है। तो यहां पर भी हम स्टार्ट करेंगे, मैं पहले इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा यहां पर लिख लेता हूं ऊपर से। तो ये लिखा हुआ है 16x वाई क्यूब जी और नीचे लिखा हुआ है 64 एक्स स्क्वायर वाई रेज़ टू पावर 4 और जी रेज़ टू पावर 3। अब देखिए 16 और 64 तो दोनों कैंसिल आउट होते हैं, ये दोनों नंबर्स 2 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, आप कह लें 4 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है और 16 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो आपको ऐसा नंबर ढूंढ लेना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए कि जो सबसे बड़ा हो और इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करो, उससे आपके स्टेप्स बच जाएंगे। अदरवाइज आप किसी भी वे से कर सकते हैं, किसी भी नंबर से पहले स्टार्ट ले सकते हैं। तो मैं यहां पर कर रहा हूं 16 1 टाइम्स कितना होता है 16 और 16 को जब आप 4 टाइम्स करेंगे तो वो कितना होता है 64। तो ये ऊपर 1 नीचे 4 आ गया। अब यहाँ पे ये ऊपर x लिखा हुआ है नीचे x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, ऊपर और नीचे ऐसी टर्म्स हैं जो बेस के लिहाज से एक जैसी हैं, दोनों की बेस x है तो इनमें भी कैंसिलेशन हो सकती है। ऊपर तो एक दफा ही x लिखा हुआ है, नीचे x स्क्वायर है जिसका मतलब है नीचे लिखा हुआ है एक तरह का x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये एक x से कट जाएगा तो नीचे जस्ट x रेज़ टू पावर 1 बचनी चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि ये पूरा x रेज़ टू पावर 1 एक तरह का कैंसिल आउट हो जाएगा, किससे, इस 2x में से, इन 2x में से एक कट गया तो कितना बचेगा 1। तो याद रखें मैं जिस टर्म को पूरा काटता हूं उस पर पूरी इस तरह की लाइन लगाता हूं और जिसकी जस्ट पार में से कुछ कम होता है उसकी जस्ट पार में कट करके जो बच जाता है वो इस तरह लिखता हूं। पिछले पार्ट में भी ऐसे फॉलो किया है, आपने भी ऐसे फॉलो करना है। अब यहां पर देखें y क्यूब लिखा हुआ है, नीचे y रेज़ टू पावर 4 लिखा हुआ है, दोनों टर्म्स बेस के लिहाज से सेम है यानी कटिंग हो सकती है। तो ऊपर एक तरह का आप सोच लें 3 दफा y लिखा हुआ है, नीचे 4 दफा है, तो ऊपर के ये तीनों के तीनों y कैंसिल आउट हो जाएंगे नीचे 4 में से, यानी इन 4 में से 3 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे 1, यानी ऊपर सारे कट गए, नीचे 4 थे ज्यादा थे तो 1 बच गया। तो ये देखिए मैंने पार में यहाँ पर 1 लिख दिया। और यही सिचुएशन z के साथ करेंगे, इधर z के ऊपर कोई पार्ट नहीं, आप 1 कंसीडर करेंगे यानी नीचे z की पावर 3 है, दोनों टर्म्स बेस के लिहाज से सेम है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक z कट जाएगा इन 3 में से, तो 3 में से एक कट गया z, तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख देंगे। अब जो जो चीजें बच गई हैं उनको नोट डाउन कर लें। ऊपर बचा है 1, ठीक है, नीचे बचा है नंबर्स में 4, यहाँ पे x पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, y क्यूब पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, z रेज़ टू पावर 1 पूरा कैंसिल आउट हो चुका है, कुछ भी नहीं लिखेंगे। इधर x स्क्वायर में से 2 में से ऊपर पावर 1 लिखा हुआ है यानी इधर x रेज़ टू पावर 1 बच गई है, इसके ऊपर 1 लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो ठीक है। y4 आप देखें थे उसमें से ऊपर वाले 3 कटने के बाद इधर 1 बच गए थे तो यानी y रेज़ टू पावर 1 बच गया और z रेज़ टू पावर 1 ऊपर और नीचे जब कैंसिल आउट हुए थे तो नीचे 3 में से 2 बच गए थे यानी z स्क्वायर बच गया। तो ये हमारे पास हो गया इस वाली आप कह रहे हैं अलजेब्रिक फ्रैक्शंस का आंसर। तो इस तरीके से हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।